नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा मेला भारत में आज शुरू हो रहा है और ये इसकी जो दस्तक है, इसकी जो गूंज है सनातनियों की, वो पहुंची चाइना में। चाइना का जो सोशल मीडिया है उसके अंदर लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है कि भारत में एक मेला लग रहा है जिसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। यानी कि जो अमेरिका की पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा लोग डुबकी मारने जा रहे हैं गंगा जी के अंदर। और ये धूम तो मचनी ही थी और यही धूम है जिसके बारे में आज बात करेंगे। बात भी करनी है तो गर्व के साथ करनी है। क्यों? ये इतना बड़ा पर्व कोई और कम्युनिटी, कोई और देश कर ही नहीं सकता। आप सोच कर देखिए, अमेरिका जैसी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा के तो लोग यहाँ गंगा जी में स्नान करेंगे और अपने घर में जल भरकर लेकर भी जाएंगे, क्योंकि ये कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है। हमने भी बचपन से सुना है महाकुंभ होने वाला है, 12 साल के बाद आता है। लेकिन ऐसी प्रेपरेशंस, ऐसा जलवा, ऐसा जो एक एक प्यार है अपने देश के लिए, अपने प्रभु राम के लिए, और वहां पर जाकर जैसे हम ये सारा काम करने वाले हैं उसकी गरिमा के ऊपर बात ना करें, ये हो नहीं सकता। ना सुमित जैन पीछे हटेगा, क्योंकि आज गर्व के साथ ये वीडियो बनाएंगे उमेश जी के साथ। ये तो वैसे ही उतावले रहते हैं हर चीज में जो भारत के लिए होती है। तो उमेश जी, जय सिया राम, दिल से गर्व के साथ। जय सिया राम। उमेश जी, इतना बड़ा पर्व और योगी जी ने जो प्रिपरेशंस करे हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा कुंभ ना कभी हुआ ना ही कभी होगा, ऐसा लगता है। देखिए, मैं इसमें दो तीन एंगल डालना चाहता हूँ। ये सबसे पहले तो अगर इसका हिस्टोरिकल महत्व देखें तो ये 144 साल बाद आने वाला है ये कुंभ। ठीक है, तो मतलब अगली 3 पीढ़ी तक तो आपकी देख नहीं पाएगी ये। मतलब एक पीढ़ी होती है 50 साल की, तो समझ लीजिए आफ्टर 144 ईयर्स ओनली ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बट बाई चांस 2169 में आप कर पाओगे अगर आप 2025 में कर रहे हो। तो इस हिसाब से इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मेरा खुद का फ्रेंड यूएसए से आ रहा है स्पेसिफिकली इसके लिए। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि सेकेंड इसका जो मैनेजमेंट है इसका, वो एक तरह से आप सोच ही नहीं पाएंगे जिस हिसाब से यूपी गवर्नमेंट इसके ऊपर प्लानिंग कर रही है। उन्होंने 5,621 करोड़ रुपए लगाए हैं इस कुंभ के ऊपर। ठीक है, और इस कुंभ के लिए इन्होंने 4,000 किलोमीटर, 4,000 हेक्टर की एक टेंट सिटी बना दी है। ठीक है, जिसके अंदर उसको नोटिफाई किया है इट इज वन ऑफ द 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसके अंदर जो व्यवस्था की है रोड्स की, फिर बाद में हाईवेज की, टेम्पररी रोड्स की, और बाद में टेंट जो बना है, और इसके पास जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई हो रही है, इसके ऊपर वाटर सप्लाई हो रही है, वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, सिक्योरिटी हो रहा है। एक तरह से सोचिए इतना बड़ा प्रिपरेशन, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसमें। जैसे आपने बताया कि 40 करोड़ से 45 करोड़ आने वाले हैं। अमेरिका का पॉपुलेशन ही अब 33 या 35 करोड़ से, तो मतलब सोचिए अमेरिका प्लस 10 करोड़ आने वाला है। ठीक है, और आपको मालूम है आधा यूरोप आने वाला है इसमें। यूरोप की पॉपुलेशन 85 करोड़ रहेगी, तो आधा करोड़ यूरोप आने वाला है। भारत का 1/3 भारत इधर आने वाला है। मतलब प्रोजेक्शन जिस हिसाब से किया जा रहा है इतना महमूद स्केल में, मतलब रोज 1 करोड़ लोगों का, 1 करोड़ डिवोटीज और श्रद्धालु का आने का एक्सपेक्टेशन है। सर बहुत लोग टूरिस्ट बोलते हैं, मैं एक चीज से मानता हूँ कि उनको डिवोटीज बोले। ठीक है, आप उनको श्रद्धालु बोले। बहुत सारे चैनल में मैंने देखा है कि वो बताते हैं कि इतने लोग आएंगे, आप इनको डिवोटीज क्यों नहीं बोलते? और इसको हम बहुत लोग बोलते हैं टूरिज्म। मेरा मानना है ये पिलग्रिमेज के लिए आ रहे हैं। ये एक तरह से रिलीजियस, हमारी जो रिलीजियस आस्था है उसको, उसके हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी को फायदा पक्का होगा। इसमें यूपी गवर्नमेंट को कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा सिर्फ टैक्सेस में। दिस इज ओनली फॉर द यूपी गवर्नमेंट। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ का इजाफा होगा। आप सोचिए 40 करोड़ लोग, 40 से 45 करोड़ लोग आते हैं। मान लीजिए 6-7 हजार भी कोई खर्चा करे तो मतलब 2.5 से 3 लाख करोड़ तो हो ही जाते हैं। तो इसके कारण इकोनॉमी में, यूपी भी की इकोनॉमी में फायदा होगा। सेकेंड, जो लोग अगर इधर भी आ रहे हैं प्रयागराज, प्रयागराज नहीं जाएंगे, वो मथुरा भी जाएंगे, अयोध्या भी जाएंगे,
और वाराणसी भी जाएंगे और वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पिरिचुअल कॉरिडोर जैसा बना दिया है। क्या आपको याद होगा कि मोदी जी ने बोला था कि वो भारत के अंदर एक तरह से स्पिरिचुअल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, तो ये उसी का प्रिपरेशन है। अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर उन्होंने आपने इसी टाइम पे राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया था, और अभी बात आई है कि राम जन्म अयोध्या में कम से कम 13.5 से 14 करोड़ लोगों ने विजिट किया है। ठीक है सर, इतना सारा मैमोथ स्केल पे जो काम हो रहा है, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। पर अब नेक्स्ट 45 डेज के लिए, कल से लेके नेक्स्ट 45 डेज के लिए वहां पे यूपी की एडमिनिस्ट्रेशन अपने टोज पे रहने वाली है। और जितनी भी वहां पे लोग जो सरकारी लोग हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो सेवा के भाव से कर रहे हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या इतनी ठंड है, ये सब कड़ाके की ठंड है, उसमें क्या करना चाहिए। सब लोग इतनी ठंड के बावजूद जा रहे हैं, वो सोचिए ना। मैं वही कह रहा हूं, आप सोच के देखिए, पूरी चरम सीमा के ऊपर है, धुंध का माहौल है, इतने में कि पानी को भी हाथ लगाने में कंपन हो जाती है अंदर, और लोग जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, कोई रुक ही नहीं रहा। मेरे अपना एक डॉक्टर है, दोस्त है यहाँ पर, उन्होंने वीडियो भी बनाया था कि ये H1N1 वीज़ा, ये वीज़ा कह दिया, ये जो वायरस है, ये जो फैला हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया था। ही हैज़ स्पेशली फ्लोन फ्रॉम चाइना टू इंडिया, कि वो भारत में जाकर ये महाकुंभ में वो पार्ट लेने वाले हैं। तो ये एक जज्बा है सभी सभी जगह पे। यस, ये टूरिस्ट नहीं है, लोग नहीं है, ये श्रद्धालु हैं जो अपनी देश से, अपने इष्ट से प्यार करते हैं। सर, आपको लगता है कि जैसे राम मंदिर बना लास्ट ईयर, उसके कारण भी कुछ और अट्रैक्शन हो गया है यहाँ महाकुंभ में आने के लिए, या इसका महत्व देख कर ही 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, सॉरी देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं? इसका जो महत्व है, जो 144 साल में आ रहा है, उसके कारण ही 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। क्योंकि अगली आपकी 3 पुश्तें ये काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आपका महाकुंभ 2169 में होने वाला है, 144 साल के बाद। सेकेंड, आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा उछाल आ रहा है कि आप भी समझ पाएंगे कि यहाँ पे योगी जी और मोदी जी पर्सनली इन्वॉल्व है। थर्ड, आपने इकोनॉमी का रेस्पेक्ट हमने डिस्कस कर दिया है। सर, एक और एक चीज देखिए, अगर ये मैनेजमेंट बरोबर होता है, सब लोग बिना ये आपने देखा कि चाइना में भी अभी थोड़े दिन पहले HPMV वायरस की बात की गई। तो क्या ये वायरस जानबूझ के अभी निकाला गया था, या इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया इसने जानबूझ के इसके बारे में फैलाया गया था ताकि एक पैनिक क्रिएट हो और भारत के अंदर जो ये महाकुंभ है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है? मुझे नहीं मालूम, पर टाइमिंग तो देख लीजिए। क्योंकि ये वायरस 15 दिन या 20 दिन पहले क्यों नहीं आया, इसको 7 दिन पहले ही क्यों बताया गया? तो टाइमिंग भी वेरी मच इंपॉर्टेंट होती है सर। और सेकंड, आप देखिए कि यूपी में इलेक्शन आने वाले 2027 में, ठीक है, और ये एक तरह से सेमीफाइनल मैच है। और ये मैच अगर बरोबर हो जाता है योगी का, और इसका जो आपने देखा है कि लोकसभा इलेक्शन में जिस हिसाब से हार हुई है, इस बार योगी जी पे बहुत बड़ा प्रेशर भी है। और आपने देखा है कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रही है। इसमें बहुत बड़ा स्टेक्स लगा हुआ है, मोदी जी के ऊपर भी और योगी जी के ऊपर भी। और वो एक भी मतलब कोना, दे आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू इंश्योर दैट प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। सर, आप एक चीज सोचिए ना कि इसके कारण हमारे जो छोटे लोग हैं, देखिए महाकुंभ जिस हिसाब से ये पद्धति डिजाइन की है, इसके अंदर जो वेल्थ जनरेशन होता है, इसका फायदा सबको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो इसमें फायदा मिलेगा होटल वाले को, इसमें फायदा मिलेगा मंदिर के पास जितने भी लोग बैठते हैं, जैसे फूल वाले हैं, टांगे वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, और जो मतलब गाइड्स हैं और नर्तकियां हैं। मतलब एक इकोसिस्टम सबको मिलने वाला है। तो एक तरह से इसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। मतलब एक आदमी की कमाई दूसरे आदमी की रेवेन्यू होती है। तो आपने देखा इसमें बहुत बड़ा फायदा भी होता है। सेकेंड सर, आपने ये चीज नोट किया होगा कि इस बार घाट को भी वापस रिक्लेम किया है गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से जो काम किया है, आप सोच नहीं पाएंगे, इतनी सारी ब्रिजेस बनाई हैं। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि भारत में बहुत दिनों बाद एक तरह से उन्माद आया है इसके ऊपर। और ये इसका प्रिपरेशन 2-2.5 साल से यूपी गवर्नमेंट खुद कर रही है। मतलब 2022 से ही, जैसे जब योगी जी आए थे सेकेंड टर्म में, उनको समझ में आ गया था, उनका दृष्टिकोण आ भी चुका था, 3 साल से वो कर भी रहे। और सर, ये सोचिए ना कि भारत के अंदर इस तरह का एक महा आयोजन
जो हो रहा है महाकुंभ और जिस हिसाब से हो रहा है ये इसके कारण देश के अंदर एक तरह से हिंदू और सनातन और वैदिक ग्रोथ चालू हो गया और इस वैदिक ग्रोथ के अंदर सबको फायदा हो रहा है। इसमें एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा है। 40 करोड़ के लोगों के आने के बावजूद भी यहाँ पे ऐसा है नहीं है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी हो रहा है। सर मैंने हमेशा यही बोला है कि वैदिक अर्थशास्त्र होता क्या है? इसके अंदर मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हम इसके अंदर बोलते हैं कि इसमें वी केयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब समानता से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो। जो मॉडर्न कैपिटलिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो टॉप 1% होता है वो 40% ऑफ द नेशन वेल्थ होल्ड करते हैं। पर ऐसे आयोजन से बहुत तबके के लोगों को फर्क पड़ता है। सर 10 सिटी बैठाने वाले लोगों में से ही कम हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। ठीक है, लोग बता रहे हैं कि वहां पे जो भी छोटे मोटे लोग जो काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनको जो कमाई अभी 1.5 महीने में होने वाली है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स में होती है। तो एक तरह से बूस्टर है सर ये इंडियन यूपी की इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। और जिस हिसाब से अभी जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ गिर चुकी है फ्रॉम 8.2 टू 6.4, अगले क्वार्टर में उनको इनका इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। सर मुझे एक चीज़ बताइए, जब इतना बड़ा पर्व है, हिंदुओं का त्योहार है, उसमें कई बेवकूफ़ लोगों ने बोल दिया कि भाई वहाँ पे तो जो गंदे लोग हैं, पापी लोग हैं, वही जाते हैं महाकुंभ में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ऑपोजिशन है वो भी इसे डाउन प्ले कर रही है। जब हज पे जाते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं, और जब हिंदू जाता है अपने ही देश में, किसी और देश में नहीं जा रहा, तो उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। वाई लाइक दिस? देखिए सर, एप्पल की जो स्टीव जॉब्स की वाइफ है वो खुद विजिट कर रही है। वन, मैं उन लोगों पे कमेंट करने से अच्छा मैं वैसे बता रहा हूँ कि ग्लोबली एप्पल की जो स्टीव जॉब्स की वाइफ है वो आ रही है इधर, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस तो होगा ही। आपको मालूम होगा कि नीम करोली बाबा के पास एप्पल के जो चीफ है स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग दोनों मिल जाया करते थे। तो भारत का ये स्पिरिचुअल जो एंगल है बहुत लोगों को मालूम नहीं है। सर इतने सारे नागा साधु कई इतने सालों में दिखते नहीं है, सडनली आप देखेंगे कि अभी हर जगह वो दिखे जाएंगे। एक तरह से मेला जमावड़ा हो जाता है। सर ये कहाँ से आते हैं किसको भी नहीं मालूम, और सडनली आप देखिए कि कुंभ के बाद कहाँ चले जाएंगे आपको नहीं मालूम पड़ेगा। सर ये इनविजिबल ताकतें हैं, इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स है। इसको समझना बहुत लोगों के बस की बात नहीं है। जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, क्योंकि वो उनका काम ही है बोलना। और हज के लिए जब जाती है तब ये लोग उसको बहुत गौरवान्वित करते हैं, और हमारे हिंदू फेस्टिवल्स को हमेशा ही ये लोग डिग्रेड ही करेंगे। इनसे बात करने से कोई मतलब नहीं है, मैं इनके बारे में टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। मेरा एक ही चीज मानना है कि 40 से 45 श्रद्धालु जो आने वाले हैं और जिसके कारण यूपी की इकोनॉमी में फायदा होगा, भारत की इकोनॉमी में फायदा होगा। सर कितने लोग मतलब आप सोचिए हजारों की तादाद में ट्रेन कनेक्टिविटी हो रही है, 250 फ्लाइट्स उधर जा रही है। ठीक है, एक पंप उधर अलग से एक सब स्टेशन बनाया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वहां पे एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन आ रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कुंभ के बाद भी रहने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है यूपी का। आप देख रहे हैं वहां पे लोगों की कमाई हो रही है, लोगों श्रद्धालुओं को अच्छी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सर प्रॉब्लम किसको हो रही है मेरे को ये समझ में नहीं आता। सबको तो फायदा ही नजर आ रहा, मुझे नुकसान किसी को नजर नहीं आता। उमेश जी, तकलीफ उनको हो रही है जो देश के लिए तकलीफ बन चुके हैं, तो इसलिए उनको तकलीफ तो जायज़ है। बस ये चीज़ बताइए मुझे, हमने सर एक चीज़ और देखी है सर कि जो एक ऐसे सेकंड बड़े प्रोग्राम सर होते हैं एक उसके अंदर सर एक सेकंड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है। हाँ हाँ, एक सेकंड मैं कमेंट मारना चाहूंगा। जो भी शायद इस बीच में इसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 2027 यूपी असेंबली इलेक्शंस का। वो चाहते हैं कि इधर कोई दुर्घटना हो। और यहीं पे मैं आपकी बात पे आता हूँ कि सिक्योरिटी चैलेंज तो है ही। और आपने देखा ही है कि जैसे चाइना ने भी ट्राई किया था, एचपीएमवी वायरस का वो एक शगुफा फैलाया था। और हाँ, मोदी जी रेडी है इसके लिए। मेरे हिसाब से वो जिस हिसाब से उठा था लास्ट मंडे, आपने भी वीडियो बनाया था जिसमें बोला था ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फ्लू है। और देश भर के अंदर एक तरह से डर का माहौल बनाया गया था। जिस दिन आया था उसी दिन खत्म भी हो गया था। सेकेंड डे तो मुझे सब, मैं खुद बैंगलोर में था, मेरे को यहाँ पे फर्स्ट केस बैंगलोर में आया था, लोग पैनिक हो गए थे। मैंने बोला कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, आप हैं उधर, आपने बोला इसका कोई भी एक नॉर्मल फ्लू है। सर एक तरह से पैनिक फैलाने की भी कोशिश की गई थी।
साइकोलॉजिकली डराने की कोशिश की गई थी, एक दिन में खत्म हो गया सर। क्या बोलिए। देखिए, मैं वैसे बोलता हूँ, लोग भी बोलते हैं कि चाइनीज़ माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो ये HPMV जो वायरस था, उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, एक दिन में फूस हो गया। ये तो वैसे ही हुआ जैसे दिवाली की चाइनीज़ लाइटें होती हैं, एक दिन में क्या आधे दिन में फूस हो जाती हैं। सर, सिक्योरिटी का आपने देख लिया कि सिक्योरिटी चैलेंज है। बहुत तरफ से एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से यहाँ पर कुछ दंगे कराए जाएं, ताकि योगी जी ना तो प्रधानमंत्री बन सके आगे जाकर, ना ही यूपी को जीत सके। और साथ में हमने एक चीज और देखी, बड़ा ही स्टार्टलिंग है कि जिस समुदाय को हमारे देवी देवताओं से इतनी नफरत है, हिंदुओं से नफरत है, उन्हें आना भी है इस महाकुंभ में। भाई, अगर आपको इतने ही प्यार है हिंदुओं से और हमारे भगवान से, घर वापसी कर लो ना, या हिंदुओं का हज में भी जाना अलाउ कर दो। हज में नहीं जाने देंगे, लेकिन खुद को इधर आना है। सर, ये कब बंद होगा भारत में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग बार बार पूछते हैं। सर, एक चीज है कि जैसे बहुत लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणी कर चुकी है, तो मेरा मानना ये है कि जब आपको हमारी आस्थाओं के बारे में नहीं मालूम है, जब आपको हमारे कल्चर के बारे में नहीं मालूम है, आप हमको अपने आप से अलग करते हो और आपका एक कोवर्ट एजेंडा चलता रहता है। सर, नवरात्रि में ही देख लीजिए कि कैसे ये लोग हमारे लोगों को, इनको, हमारी लड़कियों को बचाने के लिए, लव जिहाद से बचाने के लिए वी नीड टू मेक स्पेशल स्क्वाड। ठीक है। तो सर, मेरा मानना ये है कि आपके जब फेस्टिवल होते हैं हम इन्वॉल्व नहीं होते। व्हाई डू यू वांट टू गेट इन्वॉल्व इन आवर फेस्टिवल? आपको जरूरत ही नहीं है ना। आप क्यों इसमें आना चाहते हो, फिर बाद में आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम? क्या हिंदू हज के बाद के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्या? कोई कुछ बोलता भी नहीं है। आप अपना फॉलो करिए, हमें अपना फॉलो करने दीजिए। इसी को बोलते हैं को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। तो वो समझ जाए तो बढ़िया है। नहीं समझेंगे तो योगी जी हैं समझाने के लिए, मोदी जी से ना हो पाएगा। ये योगी हैं, समझा भी देंगे। जिन्होंने उल्टे सीधे काम करे थे, आजकल उल्टे होकर बोलते हैं हमें माफ कर दो। सर, मुझे जी बताइए, जब महाकुंभ जैसा इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज होगा, कल को कभी ओलंपिक्स या किसी की बिडिंग भारत करेगा, क्या ये हेल्प कर सकता है हमें कि भाई अगर महाकुंभ 40 करोड़ लोगों को हम मैनेज कर सकते हैं, आपके 2-4 करोड़ अगर ओलंपिक्स में आ भी जाएंगे, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर अस। यू थिंक इट कैन हेल्प अस इन दैट ऑल्सो? देखिए, जो महाकुंभ के जो आते हैं श्रद्धालु, उनकी आस्था ही एक अलग होती है। ठीक है। मैं इसका कंपैरिजन कोई भी ओलंपिक इवेंट के साथ करना ही नहीं चाहता। मुझे माफ करिए, मेरे हिसाब से ये जो काम हो रहा है और इसमें जो व्यवस्था, जो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसमें इन्वॉल्व है, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व है, वो इसको श्रद्धा के दूर से ले रहे हैं। अगर आप उनको पेमेंट भी नहीं करेंगे सैलरी तो भी कर लेंगे। आप अगर बोलेंगे आपको वॉलंटियर चाहिए, तो मेरा मानना है कि अपने RSS के बहुत सारे प्रचारक वो खुद जाके खड़े हो जाएंगे मैनेजमेंट के लिए। तो सर, उसका और ओलंपिक्स का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे कमर्शियल वैल्यू नहीं डालना चाहूंगा, मैं इसमें एक स्पिरिचुअल वैल्यू डालना चाहूंगा। और सर, एक और एक चीज है, अगर आज अगर आज भारत के टेम्पल्स हर जगह फ्री हो जाए, ठीक है, और आपको अगर लगे कि सब इन लोगों के लिए एक अलग एक बोर्ड या एक्सचेंज बना दिया जाए, जिसके अंदर टेम्पल के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनकी उनकी डिजिटलाइज कर दिया जाए, उनकी वैल्यूएशन निकाली जाए, उनके पास जितने भी मतलब आभूषण है, गहने हैं, सोना है, वो चीज कर दिया जाए। और एक तरह से आप सब जो टेम्पल्स है उसके पास में कुछ ना कुछ रिलीजियस पद्धति होती होगी। और ये चीज है कि दिन में कितने विजिटर्स आए हैं उधर, कितने पिलग्रिम्स आए हैं, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर हम एक तरह से कंसोलिडेटेड एक एक्सचेंज बना लें उसके लिए, तो सर सोचिए, भारत के अंदर एक स्पिरिचुअल एक्सचेंज जैसा भी बना सकते हैं। तो एक तरह से भारत एक तरह से विश्व गुरु भी इसके थ्रू बन सकता है। आज जो हमारा जो टेम्पल्स है वो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट के कंट्रोल में, इसको उधर से स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बंद करके हमें एक नया बोर्ड बनाने की जरूरत है। और हमारे टेम्पल्स को उस एक्सचेंज में, स्पिरिचुअल एक्सचेंज में लिस्ट कराना जरूरी है। और टेम्पल्स को हमें एक तरह से रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर के काम करना चाहिए। क्योंकि सर, आप देखिए, भारत के अंदर जो भी है, हर 50 किलोमीटर में वहां पे बोली चेंज हो जाती है, वहां पे एक तरह से कल्चर चेंज हो जाता है। सबके अंदर कितने सारे टेम्पल्स है भारत में।
अगर सबके अंदर अपना खुद का मैनेजमेंट चालू कर दे और ऐसे छोटे-छोटे जो कुंभ हैं, जैसे कुछ ना कुछ फेस्टिवल तमिलनाडु में भी होता है, कुछ ना कुछ आंध्रा में भी होगा, कर्नाटका में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, सब जगह चालू हो जाए तो भारत के अंदर एक स्पिरिचुअल रिजुविनेशन आ जाएगा, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आ जाएगा, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और आपने देखा है कि कुंभ में लोगों के अंदर यही होता है कि वो देने का भाव रहता है, वो एक तरह से लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा करने के भाव से जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आ जाएगा, लोग मेटेरियलिस्टिक नहीं होंगे, लोग ग्रीडी नहीं होंगे, आप देखेंगे कि मैं दूसरे की लाइफ में चेंज करूं, वो भावना सब जगह आएगी। कुंभ उसका एक सूचक है सर। और इसके हिसाब से अगर लोग, मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट सबसे पहले एचआरसी के अंदर से टेम्पल्स को छुड़ाए और सेकेंड उनको शिक्षा, चिकित्सा और आर&डी के लिए अगर अलाउ कर दे और साथ में ऐसे ही इवेंट्स अलाउ कर दे स्केल में, जैसे इसमें यूपी गवर्नमेंट ने किया है, वैसे ही अगर अपना खुद का वहाँ का जो लोकल बोर्ड है वो ऑर्गेनाइज करे, सर बहुत सारा एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आ जाएगा देश में, हर जगह डिवोटीज जाएंगे और इस डिवोटीज के जाने के कारण जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज पैदा होती है वो बेनिफिट सब जगह हो। सर मेरा आपने बिल्कुल सही। हमने बहुत बार बात किया वैदिक अर्थशास्त्र का। वैदिक अर्थशास्त्र का मेरा यही मतलब है कि इसके कारण जो व्यवस्था जो है, अगर मंदिरों के हाथ में आए और उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट हो और उसका बेनिफिट हो तो सबको मिलेगा। एक सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। हम एक व्यवस्था बना सकते हैं, ये सिर्फ मंदिरों के थ्रू बना सकते हैं। बस इतना ही बोलूंगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ओलंपिक्स होने वाला है एक तरह से, जहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, आस्था होगी, विश्वास होगा, ये सबको लेकर लोग आने वाले हैं इस महाकुंभ में, इस पर्व में, जिसमें इनविजिबल पावर्स, जैसे आपने बोला कि इनविजिबल पावर्स हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ चली जाती हैं, किसी को नहीं पता। और ये 12 साल के बाद, क्या 144 साल के बाद ये इनविजिबल पावर्स इकट्ठी हो रही हैं सारी की सारी। और वहाँ पर सारे ऋषि मुनि जितने भी हैं हमारे, वो आने वाले हैं, जो धर्म गुरुज हैं वो आने वाले हैं, सभी इकट्ठे होंगे वहाँ पर। इनकी भी अखाड़े लगेंगे, सभी इकट्ठे मिलकर प्लानिंग करेंगे कि आगे जाकर हमें देश के लिए क्या काम करने हैं। ये छोटा पर्व नहीं है दोस्तों, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल ओलंपिक्स है, हमारी आस्था की, हमारे देश की, हमारी संस्कृति की। और इस सबको संजोएगा यहाँ पर यूपी में। और योगी जी ने पूरा इंतजाम किया है, खुद खड़े होकर वहाँ पर देख रहे हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। और हमारी तो आंखें बिछी हैं इस पूरे पर्व को आराम से देखने के लिए कि क्या होने वाला है। हम भी नज़र बनाए रखेंगे और इसको कवर करेंगे, इसकी सारी अच्छी बातें आपके पास बार बार लेकर आएंगे। क्योंकि जितना गर्व आपको है मैं बता नहीं सकता हूँ। आप खुशकिस्मत हैं, भारत में रहते हैं, कभी भी जा सकते हैं। हमें देखिए, आने का मन है, लेकिन कुछ और इतनी एंगेजमेंट्स होती हैं, कई बार नहीं निकला जाता। बट होपफुली हो सकता है कि अगले 144 ईयर्स में हम होंगे, दोबारा आएंगे और इसको अटेंड भी करेंगे। उमेश जी, ये खुशखबरियों के साथ जय सिया राम। जय सिया राम।